नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीए हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित इकाई 6 के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपन्यास शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास को संक्षिप्त रूप से हम लोग जानेंगे और इस पे बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास है और इसकी बात करें रचनाकार की तो इसकी रचना अगेय जी ने किया है। और शेखर एक जीवनी उपन्यास के 2 भाग हैं, जिनमें बात करें प्रथम भाग की तो प्रथम भाग 1941 ईस्वी में लिखा गया है और इसका जो नाम है, इसका शीर्षक आप कह सकते हैं उत्थान शीर्षक है। तो 1941 में उत्थान शीर्षक से लिखा गया और दूसरा भाग जो कि 1944 में लिखा गया है, तो इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक है संघर्ष। तो दिमाग में रखिएगा कि शेखर एक जीवनी लेखक कौन है, अगेय हैं, कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला भाग कब, 1941 में, किस नाम से, तो उत्थान नाम से, और दूसरा भाग 1944 में संघर्ष शीर्षक से लिखा गया है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मोटी बात इसको जानिएगा क्योंकि आपके ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ठीक है। अब शेखर एक जीवनी की बात करें तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, एक जीवनी परक उपन्यास है। पहली विशेषता है कि जीवनी परक उपन्यास है। लेखक कौन है, अगेय जी हैं। अगेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बास्यन अगेय, ठीक है ना। अगेय नाम इनको मुंशी प्रेमचंद जी ने दिया था, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग अगेय जी के जीवन परिचय से, क्योंकि कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी एक आध बन जाते हैं और नहीं भी बन रहा है तो जो उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उस उपन्यास के जो रचनाकार हैं उन रचनाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। आगे की जीवन परिचय की बात करें तो जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 में। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जन्म 11 और मृत्यु 87 की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका जन्म है ना, जन्म तिथि 87, 88, 89, 90, 92 इस तरह का होगा, है ना। तो अपनी जो जन्म तिथि है उस जन्म तिथि से जोड़ लीजिएगा इनके देहावसान का जो समय है, ठीक है ना। तो 7 मार्च 1911 में जन्म हुआ, 4 अप्रैल 1987 को इनका देहांत हुआ। किसका, अगेय का, ठीक है। पिता की बात करें तो अगेय जी के जो पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री और माता का नाम बयंती देवी है। और शेखर एक जीवनी उपन्यास इन्होंने जेल में ही लिखा है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। और एक फ्लैशबैक है ना, फ्लैशबैक पद्धति पे लिखा गया है। फ्लैशबैक को आप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्व दीप्त शैली, यानी कि जब जेल में जो है ये कैद है तो जेल में कैद रहते हुए इन्होंने अपनी जो पूर्व का था, पूर्व की घटनाओं को याद किया है और उसे याद करके इन्होंने इस उपन्यास की रचना की है, शेखर एक जीवनी की, ठीक है ना। और इनके महत्व को आप इसी से स्वीकार कर सकते हैं कि 1964 ईस्वी में अगेय जी को आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हम लोग टिक से पढ़ रहे थे कि आंगन के पार कितने छक्के चौके लगे, अगेय है, ठीक है ना, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दूसरा आप देखेंगे 1979 में कितनी नामों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से जो आप इनके महत्व को आसानी से जान सकते हैं, ठीक है ना, कि अगेय जी का कितना महत्व है, ठीक है। आगे ढेर सारी बातें हैं, जैसे अगेय जी को आप जान रहे हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के संपादक हैं। अगेय जी का बचपन देखा जाए तो लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता है। सन 1927 में आप जानते भी होंगे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ादी के नेतृत्व कर रहे थे, क्रांति का आह्वान कर रहे थे, उन सभी क्रांतिकारियों के लिए बम बनाने का काम करते थे। और बम बनाने के कार्य के कारण ही 1930 ईस्वी में जो है इन्हें जेल जाना पड़ा था, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। और शेखर एक जीवनी उसी जेल की एक उपज है,
अभी हमने बताया कि एक जीवनी परक उपन्यास है, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है, ठीक है ना। और सन 1960 में आपको यानी कि अगेस जी को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में नियुक्ति का भी अवसर मिला है, यानी कि नियुक्त हुए थे। और अगेस जी की जो रचनावली है 18 भाग में है। इसको जो है कृष्णदत्त पालीवाल ने जो है संपादन किया है, इसका संपादन किया है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो कृष्णदत्त पालीवाल है ना। और आंगन के पार अगे, आंगन के पार अगे छक्के चौके साहित्य अकादमी, कितनी नाव में कितनी बार आए गए हैं, अगे है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर अगे जी को मिला है। और शेखर एक जीवनी उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे हम आगे जी के रचना कर्म को देखेंगे। तो रचना कर्म की बात की जाए तो सबसे पहले उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है, तो हम लोग सबसे पहले उपन्यास देखेंगे, ठीक है ना। तो आगे जी का पहला उपन्यास जो है आप देख पा रहे हैं, शेखर एक जीवनी। और अभी हमने बात किया कि 2 भाग हैं, पहला भाग 1941 में, दूसरा भाग 1944 में। पहले भाग का नाम इन्होंने क्या रखा, उत्थान, दूसरे भाग का नाम इन्होंने रखा संघर्ष, ठीक है ना। अब पहले भाग यानी कि शेखर एक जीवनी का पहला भाग उत्थान जो कि है 1941 में लिखा गया है। इसमें शेखर के बचपन के शौर्य का वर्णन किया गया है। और दूसरा भाग जो कि 1944 में लिखा गया संघर्ष है, इसमें जो शेखर की युवा काल की जो मानसिक स्थितियां हैं उसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप। अब नदी के कितने द्वीप हैं, बोले सर नदी के द्वीप तो अगेय हैं, है ना। और द्वीप कितने, 51, दिमाग में रखिएगा, नदी के द्वीप 51 हैं और अगेय हैं, ठीक है। अब इसके प्रमुख पात्र भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके प्रमुख पात्र है रेखा, दूसरा पात्र है भुवन और तीसरा पात्र है गौरी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि नदी के द्वीप पर कौन, बोले 51 में लिखा गया। कौन गया, बोले रेखा भुवन और गौरी, रेखा भुवन गौरी, रेखा भुवन गौरी, नदी के द्वीप पे दौरी, रेखा भुवन गौरी, नदी के द्वीप पर दौरी। क्या बार, बोले सर 51 बार दौरी, ठीक है। ऐसे मोटा मोटा किलो बनाइएगा, दिमाग पे बैठ जाएगा, ठीक है। अगला अपने अपने अजनबी। भैया अपने अपने अजनबी तो अगेय होंगे, नदी के द्वीप अगेय होंगे, शेखर की जीवनी अगेय होगी। अब अपने अपने अजनबी हैं कब, बोले अपने व्यक्ति भी अजनबी हो जाते हैं जब आप 61 वर्ष की अवस्था में हो जाओगे। 61 फार 1961 में लिखा गया है। और इसमें क्या है, स्वयं से साक्षात्कार किया गया है, दिमाग में रख लीजिएगा। हर व्यक्ति स्वयं से अपने को साक्षात्कार करता है, तो मोटी मोटी बात रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे का उपन्यास शेखर एक जीवनी अगेय है, नदी के द्वीप अगेय हैं और अपने अपने अजनबी हो जाते हैं, है ना, अगेय हो जाते हैं। कितने, 61 वर्ष की उम्र में, इन्हीं को 1961 में, नदी के द्वीप 1951 में, शेखर एक जीवनी 1941 और 1944 में, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और आपको इनका उपन्यास कहीं कहीं देखने को मिलता है, मीनू भगत, ठीक है ना, तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे रचना कर्म की बात करें तो दूसरी इनकी जो साहित्य की विधा है कहानी विधा। तो कहानी विधा में पहली कहानी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है विपथगा। अब विपथगा भाई विशेष रूप से पथगवन है, बोले अगेय हैं, है ना, और 1937 में लिखा गया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, विशेष रूप से पथ अगेय, पथ अगेय कितने, है ना, 3 7 3 7, तीनों साथ लेकर चलने वाला, 3 से 7 लेकर चलने वाला पथ अगेय है। विपथगा 37 है, 37 पथगा है और अगेय है। परंपरा 1940 में लिखा गया है। बोले भैया परंपरा तो 40 साल से चलती आ रही है और परंपराएं अगेय हैं, परंपरा अगेय, परंपरा अगेय 40 वर्ष से चल रही है। विपथगा अगेय 37, ठीक है ना। आगे कोठरी की बात, कोई व्यक्ति कोठरी में बात करेगा तो फिर कोठरी की बात तो अगेय होगी, अगेय कहानी, है ना। और कब, बोले 4-5 दिन तक तो अगेय रहेगी। 4-5 का मतलब 1945 में कोठरी की बात अगेय है, 4-5 दिन तो अगेय रहेगी। आगे हैं शरणार्थी की बात करें भैया, किसी के यहाँ कोई व्यक्ति आया है, शरण लिया है तो अगेय होगा, शरणार्थी अगेय है। और 4 से 8 दिन तक उसे कोई जान ही नहीं पाता है, तो शरणार्थी 4 से 8 दिन अगेय रहता है। 4 से 8 दिन, 4-8 मतलब 1948 में लिखा गया, ठीक है। दूसरा कहानी आप देख पा रहे हैं आगे जो है जयदोल, ठीक, जयदोल की बात करें तो 51, जयदोल 51, है ना। जयदोल अगेय है और 51, है ना, 51 बार अगेय है, 51 बार अगेय कौन, जयदोल। ए तेरे प्रतिरूप, बोले सर ए तेरे प्रतिरूप तो अगेय हैं, ऐसा प्रतिरूप हमने देखा नहीं था। कब, 61 वर्ष वाला, 61 वर्ष में आपके प्रतिरूप क्या होंगे, अगेय है। ए तेरे प्रतिरूप अगेय, 61 को, ठीक है ना। और 61 में आपने भी एक उपन्यास भी देखा था,
कौन सा उपन्यास देखा? अपने अपने अजनबी, ठीक है ना, 61 वर्ष में। तो ये तेरे प्रतिरूप 61 वर्ष में आगे हो जाएंगे। अमर बल्लरी, बिल्कुल अमर बल्लरी है ना भैया, कब? बोले 45, 4-5 बल्लरी, अमर बल्लरी, बल्लरी अमर हो जाती है कब? बोले 4-5 अमर की बल्लरी अमर हो जाती है, आगे है। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो मोटा मोटा आपके दिमाग में बैठा रहेगा और आपसे प्रश्न पूछ लिया तो आप आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है ना। और इनके उपन्यासों को खासतौर से क्रम और ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि क्रम लगाने के लिए भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग आएंगे निबंध। बात करें आगे जी के निबंध की, तो पहला निबंध आप देख पा रहे हैं त्रिशंकु, है ना, कब? 1945 में लिखा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो त्रिशंकु, 4-5 मिनट तक, है ना। जब कोई व्यक्ति त्रिशंकु का मतलब होता है कि आगे जाए पीछे जाए कहाँ जाए और कहीं निर्णय ना ले पाए, तो त्रिशंकु बन गया है। तो त्रिशंकु 4-5 मिनट तक व्यक्ति त्रिशंकु बन जाता है, ठीक है। सब रंग और कुछ राग, सब रंग और कुछ राग तो भैया आगे होते हैं, और कब लिखा गया है इसे दिमाग में रख लीजिएगा। सब रंग और कुछ राग, है ना, 56 राग, सब रंग और 56 राग आगे हैं, ठीक है ना, 1956 में लिखा गया। अगला जो आप निबंध देख पा रहे हैं वो है आत्मनेपद। आत्मनेपद का पता चला, आत्मनेपद आगे हो गया कब? बोले 60 वर्ष में। 60 वर्ष में क्या हो जाता है? आत्मनेपद आगे हो जाता है। आगे है आल बाल आगे हैं, 71 आल बाल आगे हैं। लिखे कागज कोरे पर क्या लिखे, है ना भैया, लिखे कागज कोरे पर आगे है। आगे माने आगे जी की रचना है, और लिखिए तो बेहतर लिखिए। बेहतर माने 1972 में लिखा गया है, ठीक है ना। तो लिखे कागज कोरे पर आगे है, लिखे तो बेहतर लिखिए, ठीक है ना। आगे अद्यतन माने अब तक क्या हुआ, अद्यतन आगे है, अद्यतन आगे है, क्या हुआ पता नहीं चला, अद्यतन क्या लिखा गया। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा कि अद्यतन जो हुआ आगे है, कब? 7 यानी कि 1977 में। आगे है जोग लिखी भैया, जोग क्या लिखा है? जोग में कोई जानता नहीं है, आगे है जोग, आगे है, 7 जोग भी आगे है। क्या क्या लिखा गया? आगे है, ठीक है ना। आगे आप देख पा रहे हैं स्रोत और सेतु की बात करें तो स्रोत और सेतु इनकी अगली रचना है, ठीक है। युग संधियों पर आगे है ना, 82 1982 में लिखा गया, युग संधियों पर आगे है 82 में। धारा और किनारे आगे होते हैं, धारा कहाँ से चल रही है और किनारे कहाँ मिलेंगे, ये भी आगे है, और ये भी 82 में है। नहीं कि बाएं से धारा बहेगी तो बाएं से किनारे मिलेगा, 82, ठीक है। इसे भी दिमाग में रखिएगा। अब कहाँ है द्वारिका, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा 1982 पर बाएं से, ठीक है, बाएं से चलिए। द्वारिका कहाँ? द्वारिका आगे है, बाएं से। केंद्र और परिधि किसकी? बोले 84 कोस होती है भैया। केंद्र और परिधि 84 कोस आगे, परिधि, केंद्र, परिधि 84 आगे, ठीक है। छाया का जंगल भैया, छाया का जंगल तो आगे होगा, छाया जंगल आगे, है ना। तो छाया जंगल आगे होगा, कब होगा? 84 छाया के जंगल आगे हैं। सृजना और संदर्भ की बात करें तो 85 आगे। और स्मृति छंदा की बात करें तो स्मृति छंदा कब लिखा गया? बोले 1989 में। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है ना। आगे है स्मृति छंदा, आगे है। आगे देख पा रहे हैं आप, अगली जो बात करें हम लोग निबंध की तो है संवत्सर। क्या है? अब संवत्सर आगे है और भवंती आगे है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। यात्रा साहित्य की बात करें तो आगे द्वारा लिखा गया जो यात्रा साहित्य है, अरे यायावर रहेगा याद। और दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। बड़े महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य हैं ये। परीक्षा में आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, JRF पास सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अरे यावर रहेगा याद कब है? बोले सर 1953 में, 1953 में। और सहसा एक बूंद उछल जाती है कब? बोले 60 वर्ष में एक बूंद उछली और व्यक्ति विलीन हो गया, उसकी आत्मा निकल गई। तो दिमाग में रख लीजिएगा, अरे यावर रहेगा याद आगे, सहसा एक बूंद उछली आगे। यावर याद कब रहेगा? बोले 53 में याद रहेगा, और सहसा एक बूंद उछली 66 में, ठीक है। आगे जिन्हें एक नाटक भी लिखा है और उस नाटक का जो शीर्षक है वो शीर्षक है उत्तर प्रियदर्शी आगे, ध्यान में रख लीजिएगा। अब काव्य संग्रह की बात करें तो आगे जी ने ढेर सारे काव्य संग्रह लिखे हैं, जिनमें
पहला काव्य संग्रह आप देख रहे हैं भग्न दूत। अब दूत को क्या है, 33 तीन तीन चिंता होती, तन मन धन की चिंता होती है। दूत अगे, दूत क्या है, अगे है। चिंता, चिंता भी है सबकी, चिंता ताता, चिंता क्या है, अगे है ना। और 2 4 4 2 चिंता तो सबकी होती है, 42 चिंता घेरी हुई है, दिमाग में रख लीजिएगा। चिंता अगे है और 42 चिंता है। इत्तलम, इल्म भैया, इल्म, इल्म, इत्तलम, इल्म अगे है, और 4 6 इल्म तो सब में है ना। तो इत्तलम, इल्म, इत्तलम, इत्तलम, इत्तलम भैया को कहते हैं इल्म, इल्म अगे है, और 4 6 इल्म तो सब में होते हैं, ठीक है ना। हरी घास पर, है ना, कह रहे हैं हरी घास पर क्षण भर, है ना। तो हरी घास में क्षण भर रुकिए, क्षण भर रुकेंगे तो चारों तरफ आपको नई नई घास दिखाएंगे, 4 9 4 9, है ना। छड़ी घड़ी हरी घास पर क्षण भर रुक जाएंगे, चारों तरफ से नई नई घासें आपको दिखाई देंगी, 4 9 माने 49 में, ठीक है। आगे है बावरा अभेरी, बावरा अभेरी, बावरा अहेरी कब, बोले सर 54 में, 54 है ना, 54 में बावरा अभेरी हो गया, बावरा अभेरी, ठीक है। अब आगे है इंद्रधनुष रौदे हुए। तो इंद्रधनुष रौदे हुए कितने, बोले अगे हैं, और क्या हो जाते हैं, 57 मिनट में रौद दिए जाते हैं। देखे होंगे आकाश में इंद्रधनुष बनती है, और कहाँ से बनती, कितनी दूर तक बनती है, आगे होती है, और 57 मिनट में रौद दी जाती है, मैंने खत्म हो जाती है। अरि वो करुणा प्रभाव है, अरि वो करुणा प्रभाव है, तो भैया अरि वो करुणा क्या है, बिल्कुल अगे है ना। अब करुणा जब आती है तो भैया क्या होती है, 59 होती है, बिल्कुल 59। आंगन के पार द्वार, तो आंगन के पार कितने द्वार हैं, बोले सर 61 द्वार है, और आगे है ना। तो आंगन के पार कितने द्वार, 61 द्वार, और सभी द्वार क्या है, आगे हैं, इसे भी ध्यान में रख ले। अब अगला काव्य संग्रह है पूर्वा, और पूर्वा होता है आगे, ठीक है ना। कितने, बोले सर 65 पूर्वा आगे हैं, कितने, 65 पूर्वा आगे, 65 फार 1965 में, पूर्वा फार पूर्वा, आगे फार आगे, ठीक है ना। अगला काव्य संग्रह है सुनहले सहवाल। अब सुनहले सहवाल होंगे तो अच्छे दिखाई देंगे, अच्छे माने 6, ठीक है ना, 6 1966 में लिखा गया। अब कितनी नावों में कितनी बार, बोले सर कितनी नावों में कितनी बार, बोले 6-7 बार तो गए ही हैं, है ना, और आगे है 6-7 बार याद है, बाकी आगे है। कितनी नाव में कितनी बार गया हूँ, 6-7 बार तो याद है, बाकी आगे है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, आगे है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, आगे है ना, क्यों, क्योंकि 69 आगे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, 69 आगे, ठीक है ना। आगे सागर मुद्रा 70, सागर मुद्रा 70 और आगे, ठीक है ना। तो सागर की मुद्रा कितनी है, बोले सर सागर की 70 मुद्रा है, जो कि आगे है, ठीक है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, दिमाग में रखिएगा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, कहाँ पर, और 73 बुनता हूँ, 73 माने 73 में, जो कि आगे होता है। तो पहले मैं सन्नाटा बुनूंगा, 73 बुनूंगा, 73 माने 1973 में, और आगे होगा, सन्नाटा बुनूंगा, आगे होगा, ठीक है ना। महाब्रिज के नीचे आगे लोग हैं, ठीक है ना, आगे लोग हैं, और साथ रह रहे हैं, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, साथ मतलब 1977 में। तो महाब्रिज के नीचे आगे लोग, साथ आगे लोग, साथ नदी की बांक छाया। अब नदी की बांक छाया आगे है, और कितने, बोले 1 से है, तो नदी की बांक छाया आगे है, और 1 सी है, सबके लिए 1 सी है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ऐसा घर कोई आपने देखा, ऐसा घर कोई आपने देखा, आगे है, और क्या है, 86 है, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं, और एक बार फिर से इन सभी को आप देख लें। आप क्या देखते हैं, शेखर एक जीवनी, शेखर की जीवनी आगे है, ठीक है ना, आगे ने लिखा है 41 और 44, 41 में उत्थान, 44 में संघर्ष होता है। जन्म की बात करें, 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ है, 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु होती है। पिता हिरानंद साथी, माता बेंती देवी। शेखर एक जीवनी उपन्यास इन्होंने जेल में ही लिखा है ना, जेल में लिखा। 64 में आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला, और 1979 में कितनी नाव में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 1964 में आपने भी देखा आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी, और 1979 में कितनी नाव में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रचना कर्म की बात करें तो रचना कर्म का, है ना, एक क्रम में से प्रश्न भी आता है मिलाने के लिए, उसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो शेखर क्या करते हैं, शेखर एक उपन्यास लेकर के नदी के द्वीप पर अपने अपने अजनबी से मिलते हैं। ये ट्रिक है, शेखर एक
क्या करते हैं, उपन्यास लेकर के नदी के द्वीप पर अपने अपने अजनबी से मिलते हैं। उपन्यास का क्लू बना लीजिएगा, आसानी से याद कर लीजिएगा। कहानी की बात करें तो विपत का आगे है, परंपरा आगे, कोठरी की बात 4-6 मिनट 4-5 में आगे दिन आगे रहती है, शरणार्थी 4 से 8 दिन आगे रहेंगे, चैदोल आगे है, त्रि प्रतिरूप है ना 60-61 वर्ष में क्या होते हैं, आगे हो जाते हैं। अमर बलरी आगे रहेगी। निबंध आपने देखा, त्रिशंकु निबंध, सबरंग और कुछ राग आगे है, आत्मने पद आगे है, आल बाल आगे होते हैं, लिखे कागज कोरे पर आगे हैं, अंतन आगे है, लिखित जोग आगे है, और स्रोत और सेतु भी आगे है। युग संधियों पर चल रहा है, ये भी आगे है। धार और किनारे आगे होते हैं, कहाँ है, द्वारिका आगे है। केंद्र और प्रधि है ना 84 आपने देखा था, आगे है। छाया जंगल आगे है। सृजना और संदर्भ भी आगे है। स्मृति छंदा भी आगे है। सम वस्त्र की बात करें तो ये भी आगे होती है, भवंती आगे है। यात्रा साहित्य में आपने देखा था, अयावर रह गया याद आगे है। सहसा एक बूंद उथली आगे। नाटक उत्तर प्रदेशी आगे है, आगे जी का है। और काव्य संग्रह की बात करें तो भग्नदूत आगे है। यानी कि दूत को चिंता होती है तो इतने में क्या करता है, हरी घास पर आ जाता है, और हरी घास पर छड़ भरा करके क्या हो जाता है, वह है ना बाबरा हो जाता है, और इंद्रधनुष लेकर के बाहर आकर के अरी वो कूड़ा करते हुए आकर के पार निकल जाता है। फिर पूर्वा में जाता है, जहाँ पर क्या होते हैं, सुनहले शैवाल घेरे हुए हैं, कितनी नाव पर कितने लोग वहाँ पर बैठे हुए, जिन्हें क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, ऐसा कहते हुए सागर मुद्रा पर जाता है। वहाँ पर सन्नाटा बुनता है, और वृक्ष के नीचे जो है नदी की छाया में ऐसा कोई घर देखता है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो मोटा मोटा इस प्रकार से जब आप क्लू बनाइएगा, और इन सभी रचना क्रम को आसानी से याद कर लीजिएगा, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे अगे जी का जीवन परिचय एवं अगे जी की सभी रचनाओं को जान लेने के बाद हम अगे जी का लिखा हुआ उपन्यास शेखर एक जीवनी का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। अब शेखर एक जीवनी उपन्यास के संक्षिप्त परिचय की बात करें तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इसके 2 भाग हैं, जिनमें प्रथम भाग 1941 में लिखा गया है और जिसका शीर्षक है उत्थान। तो प्रथम भाग 1941 शीर्षक उत्थान, इसके भी 4 खंड हैं। अब 4 खंड कौन कौन से हैं, तो देखें, जो पहला खंड है वो है उषा और ईश्वर, दूसरा खंड है बीज और अंकुर, और तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति। तो ध्यान रखिएगा कि शेखर एक जीवनी के 2 भाग, और 2 भागों में जो प्रथम भाग है, यानी कि प्रथम भाग 1941 में इसे प्रथम उत्थान कहा जाता है। तो इसके 4 खंड हैं, उषा ईश्वर, बीज अंकुर, प्रकृति पुरुष और पुरुष और परिस्थिति। इन्हें कैसे दिमाग में रखा जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको हम लोग बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार इसकी चर्चा करेंगे, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, और प्रश्न अगर यहाँ से बन जाए तो आसानी से आप हल कर ले जाएं। देखिए, सुबह अगर हम लोग उठते हैं ना, तो उषा में ईश्वर का है ना गुणगान करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो उषा ईश्वर, ठीक है ना। उसके बाद बीज बीज अंकुर, बीज अंकुर, ठीक है ना। फिर तीसरा प्रकृति प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष, और चौथा है पुरुष परिस्थिति, पुरुष परिस्थिति। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी आप एक क्लू निकाल लीजिएगा, उषा बीज है ना। उषा क्या करती है, बीज प्रकृति और पुरुष को देती है। तो उषा क्या करती है, बीज प्रकृति और पुरुष को देती है। तो उषा बीज प्रकृति पुरुष, है ना। ऐसे दिमाग में रख लेंगे तो 4 खंड आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और अगर यहाँ से प्रश्न बन गया तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा भाग यानी कि शेखर एक जीवनी उपन्यास का दूसरा भाग है, जिसका जो प्रकाशन की बात की जाए तो 1944 ईस्वी में, और इसका जो शीर्षक है संघर्ष। तो दूसरा भाग 1944 में लिखा गया, संघर्ष शीर्षक से लिखा गया। इसके भी 4 खंड हैं, जिनमें पहला खंड है पुरुष और परिस्थितियाँ, यानी कि पुरुष और परिस्थिति। दूसरा है बंधन और जिज्ञासा, तीसरा है शशि और शेखर, चौथा है धागे रस्सियाँ और गुंजर। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो पहला आपने देखा पुरुष और परिस्थिति, दूसरा बंधन और जिज्ञासा, तीसरा शशि और शेखर, चौथा धागे रस्सियाँ और गुंजर। तो एक तो ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा कि शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग 1944 में किस शीर्षक से, संघर्ष शीर्षक से। इसके कितने खंड हैं, बोले सर इसके 4 खंड हैं। पहला पुरुष परिस्थिति, दूसरा बंधन और जिज्ञासा, तीसरा शशि और शेखर,
और चौथा है धागे रस्सियाँ और गुंजर। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए, पुरुष क्या करता है? बंधन में, पुरुष बंधन में बंधता है और शशि धागे बांधती है, शशि धागे बांधती है। या आप ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि पुरुष को, है ना, बंधन, पुरुष बंधन में, है ना, पुरुष बंधन शशि धागे, पुरुष बंधन शशि धागे, है ना, या पुरुष को बंधन शशि ने धागे से बांधा, है ना, पुरुष को बंधन शशि ने धागे से बांधा। तो दिमाग में रख लीजिएगा। या दिमाग में रख लीजिएगा कि पुरुष बंधन में बंधता है, शशि धागे में बंधती है। तो है ना, तो वो जो शेखर एक जीवनी है, शेखर एक जीवनी का जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग के जो 4 खंड हैं, उन 4 खंडों का क्रम यही है कि पुरुष बंधन में बंधेगा और शशि धागे में बंधेंगी, है ना। यानी कि पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, और धागे रस्सियाँ और गुंजर, इसके भाग बताए गए हैं। तो आपने मोटा देखा, क्या देखा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के 2 भाग हैं और दोनों भागों के 4-4 खंड हैं जिन्हें आपने देख लिया है, और यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। अब आगे हम शेखर एक जीवनी उपन्यास के सभी पात्रों का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे, जिनमें पहला और प्रमुख पात्र है शेखर, है ना। शेखर से ही, इसी नाम को लेकर के शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखा गया है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रमुख पात्र है शेखर। और शेखर जो है, जो स्वभाव की बात की जाए तो शेखर जो है विद्रोही स्वभाव का है। दूसरी जो पात्रा है सरस्वती, शेखर की बहन है। और तीसरी पात्र आप देख पा रहे हैं शारदा। तो शारदा की बात करें तो शारदा जब शेखर मद्रास स्कूल में पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा में, तो उस समय कक्षा 10 में पढ़ने वाली छात्रा है, इसका नाम शारदा है। और शारदा के प्रति जो है शेखर आकर्षित होते हैं, लेकिन शारदा भी शेखर से प्यार करती है, लेकिन अपनी माता के डर से उसने क्या किया, इनके प्रेम को ठुकरा दिया। तो दिमाग में रख लीजिएगा। और एक मद्रासी परिवार की चंचल लड़की है और इसका स्वभाव जो है शेखर को पसंद आता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगली जो पात्र की बात करें तो अगली पात्रा एक स्त्री पात्र है शशि। शशि की बात करें तो शशि शेखर की मौसेरी बहन है, जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। और यही शशि शेखर के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बनती है और आगे शेखर को रचना करने के लिए प्रेरित करती है, शेखर के कदम से कदम मिलाकर चलती है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगला पात्र आप देख पा रहे हैं कुमार। कुमार एक बात किया जाए तो शेखर का सहपाठी छात्र है, जो कि इनके साथ मद्रास स्कूल में पढ़ता था और इसके प्रति शेखर आकर्षित होते हैं और इसके साथ ही साथ इनकी जो है आर्थिक सहायता भी करते हैं। लेकिन जब शेखर के पिताजी को ये बात पता चल जाती है तो वो क्या करते हैं, खर्चा बंद कर देते हैं। और जब खर्चा बंद हो जाता है तो कुमार इनसे अलग हो जाता है, और अलग ही नहीं होता है बल्कि बाद में इनकी ढेर सारी निंदा करता है, इनका उपहास करता है, जो बात जो है शेखर को बहुत बुरी लगती है, बहुत अखरती है, ठीक है ना। अगले पात्र के रूप में आप देख रहे हैं विद्यावती। बात करें विद्यावती की तो यही विद्यावती हैं जो कि कहाँ पर मिलती हैं, लाहौर में मिलती हैं। शेखर की मौसी है और शशि की माँ है। कौन? विद्यावती, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो विद्यावती कौन है? शेखर की मौसी है, शशि की माँ है और लाहौर में रहती है। और लाहौर में कब? जब शेखर क्या करने के लिए, बीए करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपनी मौसी से मुलाकात करते हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला पात्र और 7वें पात्र के रूप में आप देख पा रहे हैं बाबा मदन सिंह। और बाबा मदन सिंह जी की बात करें तो एक क्रांतिकारी है। जेल में शेखर की मुलाकात, शेखर इनसे मुलाकात करता है या इनकी मुलाकात जेल में होती है। तो शेखर बाबा मदन सिंह से जेल में मिलते हैं, है ना। कब मिलते हैं? जब लाहौर का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में सीआईडी से कुछ बहस कर लेते हैं, जिसके कारण इन्हें जेल हो जाती है और उसी जेल में बाबा मदन सिंह से शेखर की मुलाकात होती है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला और 8वां पात्र आप देख पा रहे हैं रामेश्वर। रामेश्वर कौन है? तो रामेश्वर देखिए यही रामेश्वर है जो कि इसके साथ शशि का विवाह होता है, और हालांकि ये विवाह जो है सफल नहीं होता है, कुछ समय बाद ये बंधन टूट जाता है। तो जब शेखर जेल में है उसी समय उसे सूचना मिलती है कि शशि की शादी रामेश्वर के साथ हो रही है। तो रामेश्वर को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि रामेश्वर कौन है। ये रामेश्वर
शशि का पति है, यानी कि जिसके साथ शशि की शादी होती है वो रामेश्वर है। ठीक है, चलिए अगला पात्र आप देख पा रहे हैं विद्याभूषण। और बात करें विद्याभूषण की तो विद्याभूषण ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शेखर की बात की जाए तो शेखर को क्रांतिकारी साहित्य लिखने के लिए उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है, या आप कह सकते हैं कि सुझाव दिया है। तो विद्याभूषण को दिमाग में रख लीजिएगा। आगे दो बड़े छोटे छोटे पात्र हैं, कभी बहुत हल्का सा नाम, एक मणिका जो कि शेखर की माँ है, और दूसरा एक पात्र आप देखेंगे उपन्यास में आपको दिखाई देगा शांति। तो इस प्रकार से जो मोटे मोटे 11 पात्र हैं, इन 11 पात्रों को आप दिमाग में रखिएगा और चाहो तो एक बार फिर देख लो। शेखर है ना, शेखर एक जीवनी उपन्यास का नायक है, मुख्य पात्र है, विद्रोही स्वभाव है। सरस्वती शेखर की बहन है और शेखर इनके प्रति आकर्षित होता है। बात करें अगला पात्र तो नारी पात्र है शारदा। शारदा कौन है? शेखर के स्कूल में पढ़ने वाली एक मद्रासी छात्रा है जिसका चंचल स्वभाव है, जो कि शेखर को आकर्षित करती है। ठीक है, अगली जो पात्र के रूप में आप देखेंगे शशि। शशि आप कह सकते हैं कि मुख्य पात्र के समांतर पात्र, यानी कि नायिका आप कह सकते हो, जो कि आगे की मौसेरी बहन है ना, जिसके प्रति जो है शेखर आकर्षित होता है। और यही शशि है जो शेखर के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और इनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है और इन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। आगे आप देखेंगे कुमार। कुमार जो है एक सहपाठी है जो शेखर के साथ विद्यालय में रहता है और शेखर इसके प्रति आकर्षित हैं और शेखर जो है इसकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। लेकिन जब पिताजी धन देना बंद कर देते हैं, खर्चा देना बंद कर देते हैं, तो इसका भी खर्चा बंद हो जाता है, ये दूर हो जाता है और बाद में उनकी ढेर सारी आलोचना करता है। ठीक है ना। विद्यावती की बात करें तो शेखर की मौसी और शशि की माँ है विद्यावती। बाबा मदन सिंह एक क्रांतिकारी नेता है जो कि जेल में है ना शेखर से इनकी मुलाकात होती है या शेखर जेल में इनसे मिलता है। रामेश्वर है ना, रामेश्वर की बात करें तो शशि का पति है, यानी कि शशि का विवाह रामेश्वर के साथ होता है जब शेखर जेल में रहते हैं। ठीक है, आगे बात करें विद्याभूषण तो विद्याभूषण यही विद्याभूषण है जिन्होंने शेखर को क्रांतिकारी साहित्य लिखने का सुझाव दिया है। मणिका शेखर की माँ है और शांति एक छोटा पात्र है, कम समय के लिए उपन्यास में आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इन सभी पात्रों को दिमाग में रखिएगा और पात्र से संबंधित प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब ये तो क्लियर नहीं है कि इस उपन्यास का कौन सा पात्र पूछा जाए, लेकिन पात्र से प्रश्न 2-3 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे उपन्यास का विषय क्या है। तो उपन्यास के विषय में अगर देखें तो सबसे पहले आप विषय देखेंगे कि प्रेम प्रणय की भावना है ना, शेखर एक जीवनी उपन्यास में प्रेम प्रणय की भावना चित्रित की गई है। दूसरी बात की जाए तो विद्रोही चेतना का भी रूप आपको स्क्रीन में देखने को मिलता है। तीसरा आप देखेंगे क्रांति की भावना है ना, जगह जगह पर शेखर के अंदर क्रांति की भावना आपको दिखाई देगी। और चौथी विशेष बात है कि बाल मनोविज्ञान का चित्रण इसमें किया गया है कि बालक के अंदर जो कुछ भी जिज्ञासाएं होती हैं उन सभी जिज्ञासाओं का चित्रण इसमें किया गया है। और पांचवी बात है एक किशोर की अवस्था का चित्रण किया गया है, यानी कि किशोरावस्था का चित्रण जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास में किया गया है। तो ये 5 जो उपन्यास के मुख्य विषय हैं ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रेम प्रणय की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, क्रांति की भावना दिखाई गई है और इसके साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान का चित्रण और किशोर अवस्था का चित्रण भी इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इस शेखर एक जीवनी उपन्यास का सारांश। तो देखिए मित्रों, शेखर एक जीवनी उपन्यास के सारांश को आप लोग बिल्कुल ध्यान देकर सुन लीजिए और जो बातें आपको थोड़ा सा महत्व की लगे उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए। अब सारांश की बात की जाए तो शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो फांसी से पूर्व शेखर जो है अपने पूर्व के बीते हुए समय को याद करता है कि जो कुछ भी उसके पूर्व के जीवन में घटित हुआ था, यानी कि बचपन से लेकर के अब तक की सारी जो भी घटनाएं उसके जीवन में हुई हैं सबको वह याद करता है। उसी क्रम में याद करता है तो इसे आप कह सकते हैं कि फ्लैशबैक में जाता है, यानी कि पूर्वदीप्त शैली में लिखा गया है ना। कुछ लोग इसको पहला उपन्यास मानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि शेखर एक जीवनी पूर्वदीप्त या फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक है ना। तो बचपन से ही उसे जिज्ञासा की प्रवृत्ति थी, यानी कि उसके अंदर ढेर सारी चीज़ों को जानने की इच्छा थी, है ना। एक बार वह अपनी माँ से जानना चाहता है कि पेट में जो है बच्चा
कैसे होता है या पेट में बच्चा कैसे आता है, ऐसे प्रश्न पूछता है, जिसके कारण अपनी माता के द्वारा उसे ढेर सारी मार खानी पड़ती है और वह विद्रोही बन जाता है। माता पिता एवं शिक्षक जो है उसकी रुचि पर ध्यान नहीं देते हैं और उसे जो है अपने अनुकूल चलने के लिए बाध्य करते हैं। तो इस प्रकार से माता पिता में थोड़ा सा अनबन भी रहती थी। तो ये सब परिस्थितियाँ जो है शेखर को विद्रोही बना देती हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। बात करें शेखर का बचपन, तो लखनऊ में बीता है और कुछ समय कश्मीर में बीता। तो शेखर के पिता में जो है अधिकार भाव जो है तीव्रतम रूप में था, अर्थात आप कह सकते हैं कि अपना हर चीज़ पर अधिकार जताते थे, अपनी वाली ही करवाना चाहते थे, ठीक है ना। और माता पिता के बीच एकता नहीं रहती थी, आपस में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं था, इतना अच्छा नहीं बनता था, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता था, किशोरावस्था में उठने वाले अनेक जो प्रश्न होते थे वो शेखर को बेचैन कर रहे थे। अब 15 वर्ष की अवस्था में वह मद्रास के शहर में, इन्हीं मद्रास शहर में एक हॉस्टल था, तो उस हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। और जब वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय उसका संपर्क जो है उसके एक सहपाठी, जिसको भी आपने बात परिचय में देखा है, कुमार से हुआ और वह कुमार के प्रति आकृष्ट था और उसकी आर्थिक मदद भी करता था। किंतु जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने खर्चा भेजना बंद कर दिया। फलतः कुमार जो है उससे दूर रहने लगा और उसका लगाव जो है वहाँ से ख़त्म हो गया। इसके साथ ही वह उसका उपहास भी करने लगा, यानी कि जब कुमार उससे अलग हो गया तो क्या हो गया, उसका उपहास करने लगा। ये व्यवहार जो है शेखर को बहुत गहरी चोट पहुँचाता है और बहुत दुखी रहता है। कुछ समय बाद जो शेखर जो है अछूतों की समस्या के लिए एक जो है रात में पाठशाला का आयोजन भी करता है और इस तरह से कुछ समय बीतता है। शेखर जब इंटर में पढ़ता है तो उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम है शारदा से होती है। शारदा अभी आपने देखा जो कि मद्रासी है, चंचल स्वभाव की है। तो शारदा जो है शेखर से प्रेम करती है और शेखर भी शारदा से प्रेम करते हैं, लेकिन शारदा अपनी माँ के अनुशासन से डरती है। एक दिन होता है कि शेखर ने जो है शारदा के दोनों हाथ पकड़ लिए, जिसे शारदा ने कड़े शब्दों में शेखर से कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो और मुझे खेद है कि मैंने तुमसे प्रेम किया। इसके बाद रोज की तरह शेखर उसका जो है प्रतीक्षा करता रहा, पर शारदा नहीं आई। तो इस प्रकार से जो शेखर एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रांतिकारी युवक है, फांसी की सजा जाती है और पूर्व की घटनाओं को याद करता है। तो पूर्व की घटनाओं को याद करते हुए इन सारी बातों को आप शेखर एक जीवनी भाग 1 में देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा भाग अगर बात करें हम शेखर एक जीवनी भाग 2 में, तो शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रारंभ है शेखर की रेल यात्रा से शुरू होता है। कहाँ से? रेल यात्रा से, कि वह मद्रास छोड़ करके अब लाहौर आता है, जहाँ उसे एक कॉलेज में बीए में प्रवेश लेना होता है। वहीं पर शेखर की मौसी, जिनका नाम अभी हम लोगों ने देखा विद्यावती है, तो शेखर की मौसी विद्यावती वहीं लाहौर में रह रही हैं। और कॉलेज में जब इसका प्रवेश हो जाता है शेखर का, तो शेखर को कॉलेज में अच्छे बुरे ढेर सारे लोग मिलते हैं, उनके संपर्क में ये आ जाते हैं। यहीं पर शेखर अपने अनुभवों को जो लिपिबद्ध करना सीखता है। शशि के पिता की मौत पर वह यानी कि शेखर जाकर सांत्वना देता है और उसी दौरान लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसमें वह यानी कि शेखर स्वयं जो है स्वयं सेवक की तरह भाग लेता है और सीआईडी से वाद विवाद हो जाता है, जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में शेखर से मिलने के लिए शशि अपने बड़े भाई के साथ मिलने आती है और उसकी ओर आकृष्ट हो जाती है। अब जेल में ही शेखर को क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह मिलते हैं और जब शेखर जेल में ही है उसी समय उसे सूचना मिलती है कि जो शशि है उसका विवाह जो है रामेश्वर के साथ हो गया है।
तो ये बातें आप जेल में देखेंगे जब शेखर जेल में बंद है लाहौर की। ठीक है, चलिए अब जेल से छूटने के बाद शेखर ना चाहते हुए भी शशि के घर पहुंचा। अब शशि के पति ने, जिनका नाम रामेश्वर है, तो शशि के पति रामेश्वर ने शेखर को ठंडे मन से इसका स्वागत किया। शेखर वहाँ से चला गया और जाकर के ग्वाल मंडी में कमरा लेकर रहने लगा। शशि शेखर को लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी दौरान जो है शेखर की माताजी का भी देहांत हो जाता है, किंतु शेखर के पास पैसों का अभाव था, जिसके कारण वह घर नहीं जा सका। हताश होकर शेखर शशि से मिलने गया और एक दिन शशि भी शेखर से मिलने के लिए उसके कमरे पर आती है और काफ़ी रात और बारिश के कारण जो है शशि अपने घर नहीं लौट सकी। तो उसके पति ने उसे कलंकिनी कहा और कलंकिनी कहते हुए उसे अपने घर से निकाल दिया। शेखर ने भी उसके पति यानी कि रामेश्वर को समझाने का प्रयास किया, किंतु उसने यानी कि रामेश्वर ने शेखर को भी थप्पड़ मार दिया। तब शशि शेखर के साथ लड़खड़ाती हुई चल दी। शशि की माँ विद्यावती ने शशि को ऊंच नीच समझाया, किंतु शशि ने उनसे कहा जैसे मेरी ससुराल वालों ने मुझे मरा समझ लिया है, वैसे तुम भी समझ लो और लौट जाओ। इस प्रकार से शशि के पेट में रामेश्वर ने जो लात मारी थी, इससे शशि के पेट में अंदरूनी चोट लग गई थी, जिसके कारण जो शशि का गुर्दा है वो फट गया था। शशि के आग्रह पर शेखर पुनः अपने लेखन कार्य में जुट जाता है। प्रकाशकों ने भी शेखर को बुरी तरह ठगा। उसकी यानी शेखर की किताब हमारा समाज 60 रुपये में इस शर्त पर खरीद लेते हैं कि इस पर नाम किसी और का छपेगा। तभी विद्याभूषण से उनकी भेंट हुई, जिन्होंने शेखर को सुझाव दिया कि वह क्रांतिकारी साहित्य लिखे तो उसकी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इस प्रकार से अब शेखर क्रांतिकारी मित्र के यहाँ रहने लगा। आगे क्रांतिकारी उपन्यास लिखने पर गिरफ्तार होने के डर से वह 250 रुपया लेकर दिल्ली आया और शशि के साथ यमुना नदी के किनारे रहने लगा। शशि का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। शशि ने कागज पर लिखा था, इस पत्र में मैं अपने प्यार की बात नहीं करूंगी। जो चला गया है उसका प्यार केवल वेदना है और वेदना को चुप ही रहना चाहिए। मेरी कामना है कि तुम बहुत बड़े लेखक बनो। इस प्रकार शशि की मृत्यु हो गई और शेखर ने दिल्ली को अंतिम बार प्रणाम किया और दिल्ली छोड़ करके पुनः क्रांतिकारियों के पास लाहौर वापस लौट आया। तो इस प्रकार से आपने शेखर एक जीवनी उपन्यास के सारांश को देखा है। अब आगे शेखर एक जीवनी उपन्यास से संबंधित कुछ विशेष बात है, जिनमें पहली बात पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि शेखर काम, मोह, दंभ एवं अहमवादी बालक है। दूसरी विशेष बात आपको देखने को मिलेगी कि शेखर अपने पिता से आकर्षित है एवं अपने माता से विद्रोही है। तीसरी बात, शेखर अपनी बहन के प्रति आकर्षित है। और चौथी बात आप देखेंगे कि शशि के प्रति भी आकर्षित है और विवाह के बाद जो है शशि को अपने पास रखता है। तो इसे भी आप लोग देखिएगा। और शेखर जो है स्कूल के समय जो है शारदा और कुमार जो कि इसका सहपाठी है उसके प्रति भी आकर्षित रहा है। तो इन सभी बिंदुओं को आप दिमाग में रखिएगा। अब आगे जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी बिंदुओं को आप देखें, जिनमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं शेखर एक जीवनी अंग्रेजी का एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। दिमाग में रखिएगा, कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। दूसरा, अभी आपने देखा कि ये उपन्यास 2 भागों में है। पहला शेखर एक जीवनी का जो पहला भाग है उत्थान 1941 में, है ना। दूसरा शेखर एक जीवनी का संघर्ष दूसरा भाग है
1944 में। इसे भी आपने देखा है तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। शेखर एक जीवनी के जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग के 4 खंड हैं। 4 खंड में पहला खंड है उषा और ईश्वर। उषा ईश्वर, पहले क्या करो भैया, सबसे पहले खंड में आप क्या करिए, उषा में उठिए, पहले सुबह उठिए और ईश्वर का नाम लीजिए। तो प्रथम है ना, प्रथम खंड का पहला भाग उषा और ईश्वर है। दूसरा भाग है बीज और अंकुर। दूसरा बीज अंकुर, बीज रहेगा अंकुर। तीसरा प्रकृत पुरुष, पा प्रकृत पुरुष, प्रकृत पुरुष। और चौथा है पुरुष और प्रसति। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग, पहले भाग के कितने खंड हैं, यानी कि 1941 में लिखा गया। उत्थान है, 4 खंड हैं। पहला उषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा पा से प्रकृत और पुरुष, प्रकृत पुरुष, और चौथा है पुरुष प्रस्तुति। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि शेखर एक जीवनी के पहले भाग के 4 खंड, 4 खंड में पहला है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, और चौथा है पुरुष और परिस्थिति। ध्यान में रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न बना है, ठीक है ना। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि कठिन भाषा के बाद भी यह बहुतों को पसंद आता है। ध्यान रखिएगा, अब बहुत लोगों का यह मानना है कि यह उनकी अपनी जीवनी है, पर अगे जी कहते हैं कि हाँ, शेखर कहीं जगह मुझसे मिलता है, लेकिन आप जब किसी की जीवनी को अपनी जीवनी समझकर लिखते हैं तो वह आत्मजीवनी ही लगती है। तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रावृत्त है, फिर भी एक गढ़ा हुआ उपन्यास की श्रेणी में आता है, जो अपने भाषाई कौशल और भिन्नता के लिए प्रसिद्ध है। तो दिमाग पर रखिएगा कि चाहे जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रावृत्त है, फिर भी एक गढ़ा हुआ उपन्यास की श्रेणी में आता है, जो अपने भाषाई कौशल और भिन्नता से प्रसिद्ध है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इसमें शेखर नामक एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, और लेखक ने इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर के उसके पूरे जीवन का वर्णन किया है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, चूंकि शेखर एक जीवनी है तो शेखर नामक व्यक्ति का जीवन चरित्र है। कहाँ से, बचपन से लेकर के उसके जीवन पर्यंत, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक का उसका जो वर्णन किया गया है, ठीक है ना। शेखर बचपन में किस प्रवृत्ति का था, तो विद्रोही और जिज्ञासु स्वभाव का था, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। शेखर के बारे में एक बात और है कि एक बार माँ से अपने बारे में यह सुनकर कि माँ शेखर पर भरोसा नहीं है, तो उसने मन ही मन माँ से दूरी बना ली और जीवन भर यह दूरी बनी रही। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अपनी माता से इसने दूरी बना लिया था, ठीक है ना। आगे आप देखेंगे कि इस उपन्यास में शेखर की ईमानदारी बहुत प्रभावशाली है। वह जो अंदर है वही बाहर है, वह किसी के लिए नहीं बदलता है। तो ईमानदारी की बात करें तो बड़ी प्रभावशाली है, जैसा अंदर से है वही बाहर से है, और सबके लिए एक जैसा है, किसी के लिए भी अपने आप को बदलता नहीं है, ठीक है ना। जहाँ भी लगा कि कोई मुझसे दूर जा रहा है या जाना चाहता है, तो वह ना रोकता बल्कि खुद ही उससे दूरी बना लेता था। जैसे अपनी बड़ी बहन सरस्वती से, जो कि उसे बहुत प्रेम करती थी, उसके हर राज छुपाए रहती थी, किंतु उसके विवाह के बाद शेखर को जब यह लगा कि अब वह जा चुकी है, तो उसका अपना जीवन अलग हो गया। उसने सरस्वती से बात करना छोड़ दिया, उसको चिट्ठी लिखना बंद कर दिया, आदि बातें आप देखते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही स्कूल से मिली, जो स्कूल में मिली थी, ऐसे ही स्कूल में मिली शारदा, जिसे वह पसंद करता था, किंतु जब उसने देखा कि शारदा के मन में, उसके जीवन में उसका महत्व कम हो गया है, तो उसने शारदा को भी अपने जीवन से दूर कर लिया। माता को आपने देखा, बहन सरस्वती को देखा, और यहाँ पर शारदा को देखा, जो कि उसकी फ्रेंड थी, मित्र थी, उससे भी दूरी बना लेता है। किंतु जहाँ उसको लगता है कि कोई सच में उसके मन को समझता है, तो वह जीवन पर्यंत उसका साथ नहीं छोड़ता है। जैसे शशि, जो कि उसके दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु वह उससे, है ना, अच्छी मित्र बन गया है। तब शशि के जीवन के अंतिम दिनों तक वह उसका साथ नहीं छोड़ता है ना। तो देखिए, कह रहे हैं कि अगर कोई छोड़ना चाह रहा है तो उसको छोड़ भी देता है। अपनी माता को देखो, और बहन सरस्वती और शारदा को, है ना, जो किसी दूरी बनाना चाह रहे थे, तो उनसे दूरी खुद ही बना लेता है। लेकिन
दूसरा पक्ष ये भी है कि जो उसको मन से समझता है, मानता है, उसका साथ जीवन पर्यंत नहीं छोड़ता है, जिनमें एक उदाहरण शशि का आता है। शशि जो कि इनकी मौसेरी बहन है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यह शेखर के जीवनी है जिसे वह अपने ढंग से जीता है, अपनी मर्जी से, और जहाँ भी बदलाव लगता है उसे बदलता है और उस रिश्ते से दूर भी हो जाता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो मोटी मोटी बातें आप इसे यहाँ पे देख लीजिएगा। अब आगे उपन्यास से कुछ पंक्तियाँ हैं जहाँ से आपके परीक्षा में कभी कभी प्रश्न बन जाता है, तो इसे भी देख लीजिएगा। जिनमें पहला है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है और जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, ठीक है ना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे देखिए, फांसी, फांसी की बात यहाँ पे आ गई। दूसरा है, जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियाँ, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हों, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता क्या है? फांसी है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। कहाँ से है? शेखर एक जीवनी से लिया गया है। आगे एक महत्वपूर्ण बात है, जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके सब को उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। ये बात कहाँ से है? बोले सर ये तो शेखर एक जीवनी उपन्यास से है कि जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके सब को उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है, ठीक है। अगली बात है कि जिन खंडरों के मध्य उसका जन्म हुआ था वे एक बौद्ध विहार के खंडहर थे। जिन खंडरों के मध्य उसका जन्म हुआ वे एक बौद्ध विहार के खंडहर थे। इसे दिमाग में रखिएगा। आगे, साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता है। तो साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ को क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप देख पा रहे हैं कि साहित्य में, समाज में, कला में, जीवन में सब जगह वही मनमोहक आरंभ, वही मनमोहक प्रवाह और अंत में वही गहरी खड्ड, प्राणों का पक्षी उड़ान भरता है। लगता है वह आकाश की छत को छू लेगा, लेकिन एकाएक वह टूट कर गिर जाता है, मानो बिजली की मार से नष्ट हो गया हो। ऐसी बातें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो मोटी मोटी उपन्यास के अंदर चीज़ें आई हैं उसे भी आप ये तैयार कर सकते हैं। और उपन्यास के पात्र को आपने देखा, उपन्यास का संक्षिप्त जो है सारांश आपने देखा, और साथ ही साथ आगे जी की रचनाओं को भी आप ध्यान में रखिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो से आपके 2-4 प्रश्न तो परीक्षा में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचे तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इस अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।